नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2024 में ईवीएस अर्थात पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण से क्या संबंध है तथा उसके विषय क्षेत्र के विषय में कल हमने देखा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकदम डिक्टो सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब प्रश्न अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इसका क्या उपयोग है। इसलिए हर टॉपिक को अच्छे समझिएगा और हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इसकी गारंटी है। ठीक है, देखिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के उपागम। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के उपागम। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है जैसे आप पर्यावरण में जो भी चीज पढ़ा रहे हो या जो भी चीज करा रहे हो तो उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, या कोई भी तथ्य हो गया, कोई भी जानकारी हो गई, कैसे डिलीवर करना चाहिए, उसका क्या रास्ता होना चाहिए, क्या उसका लक्ष्य होना चाहिए, इन सब को अगर हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अवधारणा है उसको हम कैसे बताएं बच्चों को, ये जो हमारा तरीका होता है ये क्या होता है, उपागम होता है। ठीक है, तो उपागम टर्म्स को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि उपागम होता क्या है, फिर हम तरीकों पे चर्चा करेंगे। देखिए उपागम को हम समझाते हैं अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए, या जो भी आपका टारगेट है, जो भी एम है। जैसे मान लीजिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है। अब अगर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है तो बच्चों को ईवीएस हम कैसे पढ़ाएं, क्या क्या तरीका अपनाएं, यानी कि बच्चों को जैसे बाहर बिठा के पढ़ाएं और बच्चों को हिंदी भाषा में पढ़ाएं, बच्चों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाएं, यानी कि एकदम डायरेक्ट आपसे कहें तो किस तरीके से जो हमारा तरीका होता है लक्ष्य प्राप्त करने का, जो हमारा तरीका होता है, जो हमारा रास्ता होता है, उसे ही हम कहते हैं उपागम। अब ये शब्द बार बार आएगा, उपागम उपागम उपागम। ठीक है, उपागम यानी कि कौन सा रास्ता या कौन सा तरीका है हमें कॉन्सेप्ट को या हमें पॉइंट को समझाने के लिए, वही हमारा हो जाता है उपागम। ठीक है, अच्छा ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए इस तरीके को, जैसे एक सिस्टम होता है उस तरीके को, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के लिए आप क्या करोगे, आपने शेड्यूल बना लिया कि भाई हमको सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, शाम पढ़ना है। तो ये तो आपने अपना रास्ता बना लिया कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ये आपका उपागम हो गया। लेकिन पढ़ने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की, कुछ लोग मार्कर, हाइलाइटर और ये टेबल सबका इंतजाम करते हैं, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। तो जब योजना बनाने लगे या योजनाबद्ध तरीके से काम करने लगे तो वो होता है हमारा कार्य नीति। और कार्यनीति तथा उपागम ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उपागम और कार्यनीति में क्या संबंध है, तो उपागम और कार्यनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात जब भी आप कोई लक्ष्य टारगेट करोगे या कोई एम बनाओगे तो उस एम के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसका आपको एक टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल बनाना पड़ेगा, दैट इज तरीका। ठीक है, फिर उस तरीके में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कब कब किन चीजों का इस्तेमाल करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, कार्यनीति, यानी कि आज से रणनीति या वर्किंग मेथड। ठीक है, तो वर्किंग मेथड और मैनर कह सकते हो या वे कह सकते हो या
पाठ कह सकते हो। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो उपागम की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज बच्चों को सिखानी है वो चीज हम कैसे कैसे सिखा सकते हैं, और जैसे जैसे सिखाएंगे उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना कितना समय देना पड़ेगा, किस किस बच्चे को क्या क्या बताना है, इसकी जो प्लानिंग है यह कार्य नीति, ये दोनों जब कंबाइन हम कर देंगे तो वो अवधारणा को, वे थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई उपागम और कार्य नीति की। अब हम समझते हैं अच्छा कौन कौन से उपागम, इस चैप्टर को इसमें सम्मिलित क्यों किया। देखिए उपागम बहुत सारे हैं, अब समझ रहिएगा, उपागम मतलब तरीका और कुछ नहीं है, उपागम मतलब तरीका। अब हम बार बार शब्द उपागम यूज करेंगे, उसका मतलब आप दिमाग बैठा लीजिए कि तरीका। चलिए हम यहां लिख भी दे रहे हैं उपागम। देखिए उपागम का केवल मतलब क्या है, तरीका, ताकि आपके दिमाग में चलता रहे कि यही है। अच्छा, पहला जो हमारा है वो है रचनात्मक उपागम। अब देखिए आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार हमने पढ़ा क्या, ऐसा लगेगा कुछ हमें याद नहीं हुआ है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का, आप धड़ाधड़ तुरंत ही करते चले जाएंगे। इस टॉपिक में आपको केवल वर्ड पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं, वर्ड। पहला वर्ड आ गया रचनात्मक उपागम। जैसे आपको पूछा कि कोई कक्षा 5 की शिक्षिका है, बच्चों को कोई चीज सिखाना चाहती है, कौन सा तरीका अपनाएं। कहीं अगर मिला रचनात्मक उपागम, धड़ाक से आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सब वर्ड एकदम कीवर्ड है। देखिए रचनात्मक उपागम का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे, और कैसे। यानी कि जब आप क्लास में जाएंगे, आप क्लास में गए, क्लास में जा गए आप, जैसे ही आपने कुछ डिसाइड किया कि आज हमको गिनती पढ़ानी है, क्लास में आप गए। अब गिनती पढ़ाने के लिए आप किस किस तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, सिक्के की मदद से, कंकड़ की मदद से, ब्लैक बोर्ड पे लिख के, या बच्चों को ही खड़ा करके बताओ कितने लोग हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने लोग ड्रेस में है, कितने लोग अनड्रेस में है, कितने लोग जूता पहन के आए हैं, कितने लोग जूता नहीं पहन के आए हैं। यानी कि इन तरीकों को या किस किस तरीके से आप बच्चों को गिनती सिखाएंगे और कैसे। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पढ़ाना है गिनती, और लेकिन कैसे कैसे पढ़ाना है, इन दोनों का जब समावेशन होता है उसको हम कहते हैं रचनात्मक उपागम। तो रचनात्मक उपागम यानी कि क्रिएटिविटी जो है हमारी, या रचनात्मक उपागम, हम किस चीज को कैसे बच्चों में डिलीवर कर रहे हैं, ये हम पहले से सोच के आते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है और कैसे कैसे पढ़ाना है, ताकि बच्चा अच्छे से सीख जाए। इसी को हम कहते हैं रचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम। अच्छा एक बात बताइए आप, देखिए सीधी सीधी बात है, रचनात्मक उपागम का हम अगर आपसे मोटा मोटा पूछें, जैसे कोई बच्चा है, आप उसको कुछ बताना चाह रहे हो, तो बताइए आप कैसे बताओगे। आप खुद सोचिए, आप अपने हिसाब से जबरदस्ती पीट पीट के सिखाओगे कि उसके हिसाब से बताओगे। पहले आप देखोगे वो सीखने के मूड में है कि नहीं है, उसकी कंडीशंस क्या है, कहीं रो तो नहीं रहा है, गा तो नहीं रहा है, हंस तो नहीं रहा है। जब आप देख लेंगे कि हाँ सब नॉर्मल कंडीशन है, तब आप उसको सिखाएंगे। अर्थात रचनात्मक उपागम में शिक्षक क्या होता है, देखिए रहिएगा, समझे रहिए, धड़ा यही सब पूछता है। शिक्षक केवल सुविधा करता होता है। सुविधा करता मतलब शिक्षक केवल कंडीशंस को अच्छा बनाता है, बच्चे सीखें, प्रशिक्षण करता नहीं होता। यानी कि ये नहीं कि बस आया और लेक्चर ढील के चला गया। शिक्षक प्रशिक्षण करता नहीं होता, सुविधा करता होता है। हाँ, बच्चा अगर अनकंफर्टेबल है तो उसको कंफर्टेबल करेगा और चीजों को अच्छे से डिलीवर कर देगा। तो अब आपसे जब प्रश्न पूछेगा यही पूछता है, कभी ये पूछा, कभी डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम की कौन सी नीति अच्छी नहीं है, तो आपसे कहेगा शिक्षक प्रशिक्षणकर्ता की तरह काम करे, ये सही नहीं है, ये गलत है। शिक्षक कैसे काम करे, शिक्षक काम करेगा सुविधाकर्ता की तरह। जो भी आप बच्चे को सिखाना चाहते हो वो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, पूर्व ज्ञान से क्या हो, संबंधित हो। बच्चे को जो भी आप बताना चाहते हो
ये पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। छात्र आधारित उपागम हो। छात्र आधारित कहने का मतलब ये है, छात्र आधारित कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा ना हो कि टीचर अपने हिसाब से जो आया पढ़ा के चला गया, नहीं नहीं, बच्चे के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसको किसकी जरूरत है उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप बच्चे को सिखाएं उसका वास्तविकता और जीवन से जुड़ाव हेतु संबंध हो। ठीक है, यानी कि जो भी आप उसको बताना चाह रहे हैं उसका वास्तविकता से लगाव हो और वो बच्चा अपने जीवन में कहीं ना कहीं उन चीजों को जोड़ पाए। जैसे अगर आप गिनती पढ़ा सिखाएंगे तो गिनती पढ़ा का प्रयोग वो रुपए पैसे को जोड़ने में करेगा। ठीक है, जब कहीं सामान लेने जाएगा तो रुपए पैसे को जोड़ने में उसका उपयोग करेगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, रचनात्मक उपागम में विद्यार्थी का बराबर आकलन होता है। आकलन इन सेंस कहने का मतलब यह है कि बच्चा कितना सीखा है और कहां कहां उसको सिखाने की जरूरत है, या उसको किस किस जगह पे, किस किस टॉपिक पे, किस किस सब्जेक्ट में, किस किस बिंदु पे हमें और फोकस करने की आवश्यकता है। ये कौन बताता है? रचनात्मक उपागम। अब देखिए, रचनात्मक उपागम में आपने नॉर्मल कंडीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं। अब आप जब साइकोलॉजी का सेक्शन उठाएंगे तो ये सब शब्द आपको खूब मिलेंगे, दबा के दम मिलेंगे। पूर्व ज्ञान संबंधित आपसे सीधा पूछेगा पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है वो कैसे होने चाहिए? पूर्व ज्ञान संबंधित होने चाहिए, छात्र आधारित होने चाहिए, टीचर आधारित नहीं होने चाहिए। टीचर इसमें केवल और केवल सेकेंडरी भूमिका निभाएगा, प्राइमरी कौन रहता है? बच्चा रहता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये किसके हैं? रचनात्मक उपागम के। रचनात्मक उपागम के ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, लेकिन बाद में शिक्षाविद आए, ब्लैक एवं, देखिए इनका नाम था ब्लैक एंड मैकक्लिनटोक। देखिए, ब्लैक एवं मैकक्लिनटोक, इन्होंने कहा कि रचनात्मक उपागम में ठीक है ये सब जो चीजें हैं कि हाँ यार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, बच्चे के आधारित होना चाहिए, आकलन होना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसको वास्तविकता या जीवन से जोड़े रखने वाला चाहिए। तो इन्होंने बताया कुछ चीजें हम और जोड़ देते हैं, जैसे इसमें अवलोकन होना चाहिए। अवलोकन अभी समझाते हैं हम। इसमें व्याख्या होना चाहिए, व्याख्या, इसमें व्याख्या होना चाहिए। प्रासंगिकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता मतलब होता है सच्चाई, प्रासंगिकता होनी चाहिए। सहयोगात्मक काम होना चाहिए, सहयोगात्मक काम होना चाहिए। बहु व्याख्यान होना चाहिए, बहु व्याख्यान, और बहु व्याख्यान के बाद में आपका बहुक्रियात्मक, या आप कह सकते हो कि बहु लक्षित होना चाहिए। इसके बाद में आपका एक और अंतिम बच जाता है बहु अभिव्यक्ति होना चाहिए, वो तो व्याख्यान में ही आ जाएगा, या लिख लीजिएगा कि बहु अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अब देखिए, ये सब साथ में आपको शब्द नहीं मिलेंगे, एक एक करके मिलता है। अब समझिए पहले एक एक शब्द का मतलब। ब्लैक एवं मैकक्लिनटोक ने कहा कि यार जो रचनात्मक उपागम होता है, यानी कि बच्चों को जो सिखाने का जो क्रिएटिविटी वाला तरीका है उसमें अवलोकन होना चाहिए। अवलोकन मतलब ये कि आप देखिए हर एक पॉइंट को देखिए कि पढ़ाने के बाद में वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हुआ अवलोकन। ठीक है, उसके बाद में व्याख्या, हर एक टर्म्स की एकदम स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि हाँ ये चीज इसलिए बताई गई है, ये चीज इसलिए बताई गई है। प्रासंगिकता मतलब सच्चाई, जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, जो आपने बताया है उसमें जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा 2 2 4 होता है, बच्चा अगर कहीं सुन लिया कि 2 2 5 होता है और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई तो फिर आपकी वो बात को मानने में अचकचाएगा और सोचेगा कि इन्होंने गलत बताया था, हो सकता हो गलत बता रहे हो। तो जो चीजें आप बताई उनमें सच्चाई होनी चाहिए। सहयोगात्मक, रचनात्मक उपागम सहयोगात्मक मतलब उसमें एक साथ कई लोग या एक बच्चा दूसरे बच्चे के हेल्प से भी सीख सकता हो। बहु व्याख्यान मतलब बहुत तरीके से व्याख्या कर सकते हो। और बहु अभिव्यक्ति मतलब यह है कि रचनात्मक उपागम जब तरीके से बच्चे को आप पढ़ा ले तो वो बच्चा वो चीज को अपने शब्दों में कह पाए।
या अपनों शब्दों में किसी और को डिलीवर कर पाए। तो ये होता है आपका बहुव्याख्यान। ठीक है, तो रचनात्मक उपागम, ये पहला उपागम था। उपागम मतलब तरीका, किसका तरीका? कुछ भी सिखाने का। ईवीएस पढ़ाने के तरीकों में पहला तरीका क्या था हमारा? रचनात्मक उपागम, जिसमें हमने ये पॉइंट देखा। अब आपसे जब भी पाठ्य पुस्तक पूछा ये सब जहां शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये सब शब्द हमारे आंसर, ये पॉजिटिव वर्ड है और यही हमको सही उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, अब आप पढ़िएगा, सारे के सारे शब्द मिलेंगे। एक एक शब्द का मतलब मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले उपागम के बाद में अब हम बढ़ते हैं दूसरा उपागम। फिर से समझ लीजिए आप, उपागम मतलब होता है तरीका। दूसरा जो उपागम है वो है 5E आधारित उपागम। अब ये 5E क्या है? 5E आधारित उपागम, देखिए 5E उपागम में हर एक वर्ड ई से स्टार्ट होगा, यानी कि ई जो शब्द है, जो लेटर है, अक्षर है, उससे शुरुआत होगा, इसीलिए इसको 5E कहा गया है। जैसे पहला है इंगेज, पहला है इंगेज। इंगेज मतलब होता है शामिल करना, शामिल करना। दूसरा होता है आपका एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजबीन, खोजबीन करना। तीसरा होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। चौथा होता है आपका इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब विस्तार करना, विस्तार करना। और पांचवा आपका होता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना। अब समझिएगा 5E आधारित उपागम, यानी कि ये 5E क्या है? ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का भाई? है, देखिए कोई भी तथ्य, कोई भी चीज आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, सबसे पहले वो पढ़ाने के लिए बच्चे को उसमें शामिल कर लो। जैसे आप मान लो, चलो बेटा हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बच्चे को बुला लीजिए, बुला लिया आपने, यानी कि पहला आपने क्या किया? इंगेज कर लिया। अब उसको कहिए कि बेटा क्रिकेट में क्या क्या होता है बताओ, कभी देखे हो? तो कहेगा हाँ हाँ सर देखे हैं। देखे क्या होता है? पिटना से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, और लोग खड़े रहते हैं, दो लोग खेलते हैं, कुछ तो बताएगा वो। यानी कि बच्चे को आप क्या करिए? एक्सप्लोर कर दीजिए। अब वो खोजबीन करेगा। ठीक है, पहले आपने इंगेज कर दिया, अब वो खोजबीन करके खुद बताएगा आपको। ठीक है, खोजबीन करने के बाद में कुछ चीजें वो नहीं जानता रहेगा, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि बेटा हाँ देखो, ये 9 बॉल होती है, ये व्हाइट बॉल होती है, ये 6 गेंदें होती हैं, ये 8 गेंदें होती हैं, ये 4 रन होता है, 6 रन होता है। यानी कि आप उस चीज की पूरी व्याख्या कर दीजिए जिसके विषय में आप बताना चाहते हैं। ठीक है, व्याख्या करने के पश्चात में कुछ चीजें और हैं, उसको विस्तारित रूप से, मतलब पूरा एक तरफ से एक तरफ उसका विस्तार कर दीजिए। छोटे छोटे टर्म में बताने के बाद में पूरा उसको कंबाइन कर दीजिए, यानी कि विस्तार कर दीजिए। अब विस्तार करने के बाद में अब आप ये देखिए कि जो आपने डिलीवर किया है, जो आपने बताया, वो बच्चा कितना सीख गया। तो हो गया हमारा 5E आधारित उपागम, यही तो है। 5E आधारित उपागम में डायरेक्ट कहा गया है कि 5E वाले जो शब्द है उससे हम चीजों को सिखा सकते हैं। पहला शामिल कर दीजिए बच्चों को, दूसरा उनको खोजबीन में लगा दीजिए, तीसरा व्याख्या, चौथा विस्तार करना और मूल्यांकन करना। अब आपसे शब्द पूछता है कि 5E के अंतर्गत कौन सा टर्म आता है, तो E शब्द से 5-6 शब्द दिए रहेंगे ऑप्शन में, उनमें से एक ये भी रहेगा, तो आप आराम से कर सकते हो। या मान लीजिए कभी आपसे कह दिया कि इसमें से मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, चौथा कुछ और दे देगा, मान लीजिए चौथा दे दिया इम्पटी, और आपसे कह दिया कि निम्न में से कौन सा 5E उपागम का शब्द नहीं है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मिलेगा। अब आप प्रीवियस का पेपर देखेंगे तो आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा 5E उपागम, जिसको हमने समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे और उपागम के और तरीकों को हम समझते हैं। देखिए 5E आधारित उपागम को समझने के बाद में देखिए, अब ये 5E आधारित उपागम है क्या? अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका ही तो है। अगला हमारा है सहयोगात्मक उपागम, सहयोगात्मक
उपागम। अच्छा, उपागम मतलब भैया तरीका, सहयोगात्मक मतलब लोगों की मदद से हम किन किन तरीकों का विचार कर सकते हैं या किन किन तरीकों को अपना सकते हैं, कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो हमको बताइए। आप आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए कि हाँ आप ये, जैसे मान लीजिए शादी विवाह का फंक्शन है, तो उसमें आप कह दिया जाए कि ये एकदम एकदम योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अकेले तो आपके बस का है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले विचार करेंगे या मंथन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मंथन करेंगे। तो सहयोगात्मक उपागम में या सहयोगात्मक तरीके में सबसे पहले किया जाता है मंथन किया जाता है। मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद में कार्य समूह बनाया जाता है, यानी कि किसको कौन सा काम देना है। कार्य समूह यानी भैया जैसे कौन बर्फ की सिली लाएगा, कौन जाएगा आटा लेने, कौन चावल लेने, कौन कार्ड बांटेगा, ये होता है। सेम चीज अगर आप ईवीएस को बताना चाहते हो, कई लोगों की मदद से बता, जैसे मान लीजिए कोई मॉडल आपको प्रस्तुत करना है, तो पहले विचार कर लीजिए, हाँ आपको कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करने आता है? सर फोटोसिंथेसिस, ठीक है आप ये ले लीजिए, आपको ये ठीक है ले लीजिए, ये ले लीजिए। यानी कि पहले आपने विचार कर लिया कि किस टॉपिक पे कौन बेटर है, उसको आपने फिर डिवाइड कर दिया, यानी कि पहले मंथन किया, फिर आपने कार्य समूह को बांट दिया। अब देखिए कार्य समूह बांटने के बाद में जब वो पढ़ाई होने लगेगी या डिलीवर होने लगेगा, तो आप संरक्षक की तरह काम करेंगे या संरक्षक समूह यानी कि मॉनिटरिंग करेंगे कि हाँ जो चीजें बतानी है, जो टर्म समझाना है, वो सही से समझ रहे हैं या नहीं। और जब आप ये समझा लेंगे तो लास्ट में हमारा आता है जांच समूह। जांच समूह मतलब चेक करेंगे कि हाँ वाकई में काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अगर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाना है, फिजिक्स के टॉपिक को सबसे पहले आप क्या करिए? विचार कीजिए, यार ये टॉपिक में 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स को हम कैसे पढ़ाएं? अच्छा ऐसा करते हैं, 6 पॉइंट को हम 6 दिन में पढ़ाते हैं। तो जो आपने 6 दिन कर दिया, ये हो गया कार्य विभाजन या क्या हो गया? कार्य समूह। अब उस कार्य समूह को आपने किया, फिर आप उसको क्या करेंगे? अब वो पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि हाँ ये चीज हम यहां तक पढ़ा दिए हैं, अब हमें यहां तक पढ़ाना है, फिर हमें यहां तक पढ़ाना है, फिर हमें यहां तक। पढ़ाने के बाद में फिर आप अपनी चीजों को क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि वाकई जो हमने डिलीवर किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, या कहां तक बच्चे सीख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? सहयोगात्मक उपागम। अब आप देखिए, अब आपके दिमाग धीरे धीरे क्लिक कर रहा होगा, अच्छा चीजों को कैसे पढ़ाना है, उसी के तौर तरीकों को हम यहां सीख रहे हैं। पहला क्या था? रचनात्मक उपागम। उसमें कौन कौन शब्द इंपॉर्टेंट थे बता दिया हमने। दूसरा 5E, कौन कौन शब्द इंपॉर्टेंट है बता दिया हमने। तीसरा सहयोगात्मक उपागम, यानी कि साथ साथ में कौन सा उपागम कर सकते हैं। अब आपसे डायरेक्ट पूछता है पर्यावरण शिक्षण के लिए समूह में कार्य करने के लिए कौन सा उपागम उचित है? तो 5E रचनात्मक, सहयोगात्मक, या कर लिया कि स्वयं वाला, तो सहयोगात्मक। ठीक है, समूह में कार्य करना होगा तो सहयोगात्मक उपागम ही उपयुक्त होता है या उपयुक्त माना जाता है। चलिए अब अगला समझते हैं। देखिए समस्या समाधान उपागम ये क्या है? देखिए समस्या समाधान उपागम, देखिए समस्या समाधान उपागम मतलब ये है, बच्चे को जब आप ईवीएस पढ़ाइए या बच्चे को जब आप कोई चीज डिलीवर करिए, तो वो इस योग्य हो जाए, किस योग्य कि समस्या का वो स्वयं समाधान कर ले। यानी कि जो भी ईवीएस संबंधित उसके पास समस्या आए तो उसको वो हल कर ले, समस्या को वो जीवन से जोड़ सके, यानी कि अपने दैनिक जीवन से जोड़ के उसको वो हल कर सके। बच्चा इस तरीके में एकदम सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि उसको काम करना है ना, तो बच्चा एकदम एक्टिव रहेगा, वो अच्छे से काम करेगा। साथ ही साथ वो सही गलत की जांच कर सके। सही गलत की जांच मतलब ये है वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। ठीक है,
जो समस्या समाधान उपागम है, यानी कि बच्चे को वो तरीका सिखाइए कि बच्चा उस समस्या से उभर सके। जैसे अगर मान लीजिए गंदगी है या किसी को घर में बीमारी हो गई, तो अगर बच्चा उस बीमारी के बारे में जानता रहेगा तो क्या करेगा, जो बीमार रहेगा उसकी देखभाल करेगा, साथ ही साथ ये ख्याल रखेगा कि किसी और को ना होने पाए। तो उसने समस्या से लड़ भी लिया और लड़ने के बाद में फाइनली वो ये भी समझ जाएगा कि हाँ, हम इससे कैपेबल है लड़ने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी बात हो गई, समस्या समाधान उपागम के बारे में बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा उपागम है उसके विषय में चर्चा करते हैं, जांच आधारित उपागम। देखिए, जो जांच आधारित उपागम है, मतलब जैसे कि किसी के तौर तरीकों को, या हम ये चाहते हैं कि पहले हम चेक कर लेते हैं इसको कितना आता है तब हम उपागम कर देंगे। तो जांच आधारित उपागम, बात समझिए, घेरी डाल लीजिएगा, जांच आधारित उपागम। देखिए, जांच आधारित उपागम में सबसे पहले आप बच्चे को चेक करेंगे, यानी कि उसका बायोडेटा पूरा कवर करेंगे, तो डेटा इकट्ठा करने में ये मदद करता है। दूसरी बात यह है, बच्चे की वास्तविक स्थिति, या कह सकते हैं कि वो किस लेवल पे है पढ़ने में, इसके विषय में ये जानकारी देता है। फिर अगला टर्म ये है कि हमें अपनी योजना बनाने में भी जांच आधारित उपागम से मदद मिलती है, और हम तर्क, परिकल्पना, विचार, इन सब पे भी मंथन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने जाना कि बच्चे को जोड़ घटाना तो आता है लेकिन गुणा नहीं आता, हमने जांच किया, हम कहा हमने गुणा नहीं आता, अच्छा, तब हम सोचेंगे यार इसको गुणा हम कैसे सिखाएं, क्या क्या बताएं, किन किन तरीकों से बताएं, यानी हम अब तर्क करेंगे, सोच विचार करेंगे, परिकल्पना करेंगे और तब बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये थे कुछ उपागम के उपाय। अब उपागम के उपाय के बाद में जैसे अब कुछ चीजें हैं, अब जैसे हमने कहा कि यार उपागम तो हमने सीख लिया कि तौर तरीके क्या होते हैं ईवीएस को प्रस्तुत करने के या समझाने के, लेकिन अब यहां आता है कि ईवीएस या पर्यावरण में हम इन अवधारणाओं को कैसे डिलीवर करेंगे, अवधारणाओं को कैसे डिलीवर करेंगे। आप कहेंगे क्या बार बार बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझिए। उपागम मतलब था कि किसी चीज को हम कैसे समझाएंगे बच्चे को, लेकिन अब कह रहा है कि पर्यावरण में जो अवधारणाएं हैं उसको आप कैसे बताएंगे बच्चों को। जैसे देखिए, एक टोली द्वारा हम बता सकते हैं। टोली मतलब जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा टॉपिक है, 10 लोगों को बांट दीजिए, 10 लोग बच्चों को सिखा देंगे, 10 टीचर हैं, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं तो बच्चे आराम से सीख लेते हैं, यानी कि टोली, समूह। कोई चीज बच्चों को सिखानी है, सबसे बेस्ट तरीका है कहानी के माध्यम से या कहानी से। ठीक है, बच्चों को स्टोरी के माध्यम से चीजें सिखा दीजिए। ठीक, बच्चे को स्टोरी के माध्यम से सिखा सकते हैं। देखिए, अभिनय से, अभिनय मतलब होता है नाटक, बच्चा नाटक के थ्रू भी सीख सकता है, बच्चा खेल विधि द्वारा भी सीख सकता है। अरे भाई, खेल के तरीकों से भी तो आप नियम कानून बच्चे को सिखा सकते हैं, जो भी अवधारणा है उसको सिखा सकते हैं। एक दो चीज और है, क्योंकि इनका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने इसको छोड़ा था। व्याख्यान एक है और एक आपका दत्त कार्य है, बच्चे को काम दे के भी सिखा सकते हैं, बट इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। बच्चे को जो भी चीज डिलीवर करनी है आप उसको समूह में सिखा सकते हो, एक साथ ही आपको जो कहानी के माध्यम से सिखा सकते हो, अभिनय यानी कि नाटक के माध्यम से सिखा सकते हो, और खेल विधि द्वारा बच्चे को वो चीजें डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, पर्यावरण की जो अवधारणाएं हैं, जो टर्म्स हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आपको सिखाना है तो कुछ तरीके हैं, जैसे समूह में या टोली कार्य द्वारा सिखा सकते हैं, आप खेल द्वारा सिखा सकते हैं, अभिनय द्वारा सिखा सकते हैं, कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, दो और हैं व्याख्यान और दत्त कार्य के माध्यम से सिखा सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपको, हाँ नो डाउट हो सकता है आपको ये ऊपर से निकल गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, 2 बार देख लीजिएगा। इसमें जो जो शब्द आए हैं, जैसे सहयोगात्मक, प्रासंगिकता, रचनात्मक उपागम, समस्या उपागम, 5E, इन शब्दों पे ध्यान रखे रहेगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जहां जहां ये शब्द मिलेंगे वही आपका 100% आंसर होगा। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट,
ये आई थिंक 6 या 7वां टॉपिक था जिसको हमने एकदम सिलेबस वाइज कवर किया है। इसके आगे या अगले टॉपिक को हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।